दमिश्क के किले पर संतरी घूम फिर रहे थे। उन्हें दूर उफक पर गर्द के घने बादल उठते नजर आए जो दमिश्क की तरफ आ रहे थे। वो कुछ देर देखते रहे, शायद ताजिरों और मुसाफिरों का कोई बड़ा काफिला होगा, मगर ऊंट इतनी गर्द नहीं उड़ाते। ये घोड़े मालूम होते थे। गर्द बहुत करीब आ गई तो उसमें जरा जरा घोड़े नजर आने लगे और फिर ऊपर उठी हुई बर्छियों की अन्नियां नजर आने लगी। हर बर्छी के साथ कपड़े की लंबूतरी झंडी थी। ये बिला शक शुबा कोई फौज थी और ये फौज खलीफा की नहीं हो सकती थी। एक संतरी ने नक्कारा बजा दिया। किले की दूसरी दीवारों पर भी नक्कारे बज उठे। किले में जो फौज थी वो तैयारी की पोजीशनों में आ गई। दीवारों के ऊपर तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाल दिए। किले का कमांडर भी ऊपर आ गया। गर्द उड़ाते हुए सवार किले के करीब आ गए और हमले की तरतीब में आकर रुक गए। किले के कमांडर ने सवारों के कमांडर का झंडा देखा तो वो ठिठक गया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का झंडा था। कलादार को सरकारी तौर पर बताया जा चुका था कि सुल्तान अय्यूबी ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो इस तरफ आए तो उसे बिला रोक टोक शहर में दाखिल न होने दिया जाए। कलादार ने पूछा, आप किस इरादे से आए हैं? अगर खलीफा से मिलना है तो अपने सवार दूर पीछे ले जाएं और अकेले आगे आएं। सुल्तान अय्यूबी ने बुलंद आवाज से कहा, खलीफा से कह दो सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर बुला रहा है। और तुम सुन लो, मेरे सवार पीछे नहीं जाएंगे, शहर में जाएंगे। खलीफा को इत्तला दो कि वो बाहर न आया तो बहुत से मुसलमानों का खून उसकी गर्दन पर होगा। किले के कमानदार ने कहा, सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि तुम्हारा एक भी सवार जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं खलीफा के हुक्म का पाबंद हूं। तुम्हारे लिए शहर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। किले के बाहर जो सिपाही पहरे पर थे उन्होंने खलीफा की तरफ एक सिपाही दौड़ा दिया था। ये उन लोगों की ड्यूटी थी कि खलीफा को खतरे से आगाह कर दें ताकि फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। उधर सुल्तान अय्यूबी ने अपने सवारों को कुछ हुक्म दिया। सवारों ने बिजली की तेजी से हरकत की। वो और ज्यादा फैल गए। सवारों ने कमानें निकाल ली और उनमें तीर डाल लिए। उधर दमिश्क शहर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया गया और शहर की फसील पर भी तीरंदाज तैयार हो गए। कलादार यानी किले का कमांडर गालिबन खलीफा के हुक्म का या शायद अंदर से आने वाली फौज का इंतजार कर रहा था। उसने कोई कार्रवाई न की। मुकाबले के लिए वो तैयार था। खलीफा को बाहर की सूरत हाल की इत्तला मिल गई। वो बच्चा था, एक बार तो जोश में आ गया, फिर घबरा गया। उसके मुशीरों ने उसका हौसला बढ़ाया और उससे हुक्म दिलवाया कि फौज बाहर निकलकर सुल्तान अय्यूबी को घेरे में ले ले और हथियार डलवाकर सुल्तान अय्यूबी को गिरफ्तार कर ले। इस असना में शहर के लोगों को भी पता चल गया कि सुल्तान अय्यूबी फौज लेकर आया है। नूरुद्दीन जंगी की बेवा हरकत में आ गई। उसने औरतों की जो जमीन दोज जमात बना रखी थी वो भी सरगर्म हो गई। घर घर इत्तला पहुंच गई कि सुल्तान अय्यूबी आया है। औरतें बाहर निकल आईं और खुशामदीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे लगाने लगीं। बाज ने फूल भी इकट्ठे कर लिए। मर्द भी निकल आए। नारों से दमिश्क गूंजने लगा। खलीफा के हाशिया बरदारों को शहरियों का ये रवैया पसंद न आया, मगर शहरियों का सैलाब शहर के दरवाजे पर टूट पड़ा। लोग शहर की फसील पर भी चढ़ गए थे और सुल्तान अय्यूबी को खुशामदीद कह रहे थे। खलीफा और उसके हवारियों को सबसे बड़ी चोट ये पड़ी कि उन्हें ये इत्तला मिली कि फौज ने सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों तक तो हुक्म ही नहीं पहुंचा था। इनकार करने वाले सालार और दीगर कमांडर थे। कमांडरों में कुछ ऐसे थे जो उमरा के परवरदा थे। वो अपने दस्तों को तैयारी का हुक्म देने लगे तो खलीफा के मुखालिफ कमांडरों ने उन्हें खबरदार कर दिया कि उन्होंने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ हथियार उठाए तो उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर शहर में घसीटा जाएगा। 3-4 कमांडरों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली। मामला खून खराबे तक पहुंचने वाला था कि जंगी की बेवा आन पहुंची। ये औरत पागलों की तरह भाग दौड़ कर रही थी। वो घोड़े पर सवार थी। घोड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। वो देखने आई थी कि फौज क्या कर रही है। क्या खाना जंगी की सूरत तो नहीं पैदा हो गई। उसने ये मंजर देखा कि 3-4 कमांडर तलवारें निकाले एक दूसरे को ललकार रहे थे और दूसरे बीच बचाव कर रहे थे। इनमें तौफीक जवाद भी था। जंगी की बेवा को देखते ही वो दौड़कर उस तक गया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस अजीम मुजाहिदा ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या फौज सलाहुद्दीन के इस्तकबाल के लिए जा रही है या मुकाबले के लिए? तौफीक जवाद ने कहा, फौज नहीं जा रही। हमने खलीफा के हुक्म की तामील नहीं की। ये लोग आपस में लड़ना चाहते हैं। इनमें 2 खलीफा के वफादार हैं। जंगी की बेवा घोड़े से कूद कर उतरी और उन कमांडरों के दरमियान आ गई जो एक दूसरे को ललकार रहे थे। उस औरत ने अपना सर नंगा कर दिया और उनसे चिल्लाकर कहा, बेगैरतों, पहले सर को तन से जुदा करो। अपनी माँ का सर इस मिट्टी में फेंको, फिर काफिरों की हिमायत में लड़ना। तुम उन बेटियों को भूल गए हो जिन्हें काफिर उठा कर ले गए। तुम अपनी उन बच्चियों को भूल गए हो जो काफिरों की दरिंदगी से मर चुकी हैं।
तुम किसकी हिमायत में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हो? मेरे बेटे के वफादार काफिर हैं। आओ पहले मेरी गर्दन उड़ाओ, फिर अय्यूबी के मुकाबले में आना। जंगी की बेवा के आंसू बह रहे थे, मुंह से झाग फूट रही थी। कमांडरों ने तलवारें नियामों में डाल ली और सर झुकाकर इधर उधर हो गए। क्या फौज ने हुक्म उदूली की है? ये खलीफा के एक मुशीर की घबराई हुई आवाज थी, जिसने खलीफा के दरबार में सन्नाटा तारी कर दिया। एक अमीर ने गुस्से से कहा, मुहाफिजों के दस्ते बाहर निकालो, जमकर मुकाबला करो। थोड़ी ही देर के बाद मुहाफिजों के दस्ते तैयार हो गए। उस वक्त शहरियों का हुजूम और ज्यादा बढ़ गया। औरतें चिल्ला रही थीं, दरवाजा खोल दो, हमारी इस्मतों का पासबान आया है। मर्द नारे लगा रहे थे। मुहाफिज दस्तों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वक्त खिलाफत का काजी कमालुद्दीन सामने आ गया। वो खलीफा के दरबार में गया। काजी की हैसियत सबसे ऊंची और काबिल एहतराम समझी जाती थी। उसने खलीफा से कहा कि अगर उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजी तो शहरी उस फौज पर टूट पड़ेंगे। इससे ज्यादातर नुकसान शहरियों का होगा, खाना जंगी होगी। अपने हाथों अपने बच्चों और औरतों को मरवाने के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सलीबी फौज जो यहाँ से दूर नहीं, किसी मज़ाहमत के बगैर अंदर आ जाएगी। फिर आप रहेंगे ना आपकी खिलाफत, ईंट से ईंट बच जाएगी। शरीयत का हुक्म यह है कि भाई भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकता। जरा बाहर आकर लोगों की बेताबियां देखें, क्या आप इस तूफान को रोक लेंगे? काजी कमालुद्दीन ने कहा, शहर की चाबी मेरे हवाले कर दो। चाबी काजी के हवाले कर दी गई। उसने अपने हाथों शहर का दरवाजा खोला। शहरियों का हुजूम रुके हुए सैलाब की तरह बाहर निकला। काजी कमालुद्दीन ने चाबी सुल्तान अय्यूबी के हवाले की। सुल्तान अय्यूबी ने दो जानू होकर काजी के हाथ चूमे और उसके साथ शहर में दाखिल हुआ। और जब नूरुद्दीन जंगी की बेवा सामने आई तो सुल्तान अय्यूबी की सिसकियां निकल गईं। जंगी की बेवा उससे लिपट गई और बच्चों की तरह बिलबिलाने लगी। उसकी हिचकियां थम नहीं रही थीं। सुल्तान अय्यूबी के सवारों पर औरतों ने फूल फेंके, बलाएं लीं और उन्हें जुलूस में अंदर ले गईं। कले की चाबी भी सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दी गई। वो सबसे पहले अपने घर गया। वो दमिश्क का रहने वाला था। बड़े जज्बाती अंदाज से उस पुराने से मकान में दाखिल हुआ जहां वो पैदा हुआ था। कुछ देर आराम करने के बाद उसने फौज के छोटे बड़े कमांडरों को अपने मकान में बुला लिया। उनके साथ बातें करके मालूम किया कि उन पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। फौज की हालत और कैफियत पूछी और अपने अहकाम जारी किए। इसी दौरान उसे इत्तला मिली कि खलीफा अपने वफादार मुशीरों, वजीरों और अमीरों के साथ लापता हो गया है। फौज के 2-3 आला हुकाम भी उसके साथ फरार हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी फौरन उठा और फरार होने वालों के घरों पर छापे मरवाए। ये घर दरअसल महल थे। भागने वाले अपनी जानें बचाकर भागे थे। उनका मालो दौलत पीछे रह गया था। हरम की औरतें, रक्कासाएं और ऐशो इशरत का सारा सामान पीछे रह गया था। सुल्तान अय्यूबी ने उस तमाम दौलत पर कब्जा करके उसमें से कुछ बैतुल माल में दे दिया और ज्यादातर गरीबों और अपाहिजों में तकसीम कर दिया। उसने खलीफा और मफरूर उमरा वगैरह के ताकुब की जरूरत महसूस न की। उसने मिस्र और शाम की वहदत यानी एक सल्तनत का ऐलान कर दिया और अपने भाई तकीउद्दीन को दमिश्क का गवर्नर बना दिया। दूसरे हिस्सों के नए गवर्नर मुकर्रर किए और उस सल्तनत के इस्तेहकाम और दिफा के इंतजामात में मसरूफ हो गया। मगर उसकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उसे बता रही थीं कि उसके उमरा जो अल-मलिक सालेह के वफादार थे उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। यूरोपीय ममालिक से आई हुई इत्तलात से पता चला कि सलीबी बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहे हैं जिससे वो आलम इस्लाम पर फैसला कुन हमला करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि उसके अपने उमरा उसे शिकस्त देने के लिए सलीबियों की राह देख रहे थे। लिहाजा इसके लिए जरूरी था कि पहले उन बागियों को ठिकाने लगाए। ये मामूली सी मुहिम नहीं थी। दमिश्क की फौज की अहलियत से वो वाकिफ न था। उसने फौरी तौर पर उस फौज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे जहां लड़ना था वो पहाड़ी इलाका था। मौसम सरमा में उन पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ती थी और मौसम सरमा आ रहा था। काहिरा और दमिश्क में उसे एक फर्क नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। काहिरा में सलीबी और सूडानी जासूसों और तखरीबकारों के कई खुफिया अड्डे थे और वहां के लोगों पर सुल्तान अय्यूबी को पूरी तरह भरोसा नहीं था। दमिश्क में भी सलीबी तखरीबकार मौजूद थे, लेकिन जहां कौम का बच्चा बच्चा उसके साथ था बल्कि उसके इशारे पर आग में कूद जाने को तैयार था। इसलिए यहाँ के लोगों के मुताल्लिक ये खतरा बहुत कम था कि वो दुश्मन के जासूसों और तखरीबकारों के आलाकार बन जाएंगे। दमिश्क और शाम के लोगों ने नूरुद्दीन जंगी के जमाने में पुरवकार जिंदगी गुजारी थी। उसकी वफात के फौरन बाद उनका जाती वकार खत्म हो गया था। नए हुक्मरानों ने उन्हें रियाया बना लिया था। अमीर वजीर ऐशो इशरत और जाती सियासतबाजियों में मसरूफ हो गए और इंतजामिया के हाकिम लोगों के लिए वबाले जान बन गए। कानून का एहतराम खत्म होना शुरू हो गया था। कहबा खाने और शराब खाने भी खुल गए थे। 4-5 महीनों में लोगों का जीना हराम हो गया था। अनाज तक की कमी हो गई थी।
लोगों को पता चला कि अनाज बाहर जा रहा है। उमरा और वुज़रा ने अनाज दरपर्दा अपने हाथों में ले लिया था और दरपर्दा बाहर कहीं भेज देते थे। बाजारों में हर चीज के भाव चढ़ गए और लोग तंगदस्ती महसूस करने लगे। वहां के लोग तंगदस्ती और फाका कशी तक बर्दाश्त करने को तैयार थे, लेकिन वो कौमी सतह से गिरने को तैयार नहीं थे। वो सलीबियों के साथ दोस्ती करने पर आमादा नहीं हो सकते थे। वो महसूस करने लगे थे कि उनके हुक्मरान उन्हें दुश्मन की झोली में डाल रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत में झोंपड़ियों और फटे पुराने खेमों में रहने वालों को भी मालूम था कि सरकारी सतह पर क्या हो रहा है। जंग की सूरत में वो मैदान जंग की सूरत हाल से आगाह होते थे। जंगी के मरते ही लोगों को अछूत करार दे दिया गया था। उन्हें बता दिया गया था कि हुकूमत के उमूर के मुताल्लिक किसी को इस्तिफसार करने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। 2 मस्जिदों के इमामों को सिर्फ इसलिए मस्जिदों से निकाल दिया गया कि वो लोगों को गैरत और हुर्रियत का वाज सुना रहे थे। खलीफा के महल और दीगर सरकारी इमारतों के करीब आना अवाम के लिए जुर्म करार दे दिया गया था। वही लोग जो नूरुद्दीन जंगी को भी रास्ते में रोक लिया करते और महाजों की खबरें सुना करते थे, अब मामूली से सरकारी अहलकार को भी देखकर पीछे हट जाया करते। लोग घुटन महसूस करने लगे थे। जिहाद के नारे भी मरते जा रहे थे। नारे तो मर सकते थे, जज्बे इतनी जल्दी नहीं मरा करते। लोगों ने चोरी छुपे मिल बैठ कर सोचना शुरू कर दिया था कि वो क्या करें। नूरुद्दीन जंगी की बेवा ने औरतों की एक जमात बना ली थी। इन हालात और इस घुटन में उन्हें इत्तला मिली कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गया है और फौज साथ लाया है, तो वो इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। और जब उन्हें पता चला कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को अपनी फौज के जोर से रोकना चाहता है, तो लोग फौज पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। खलीफा के मुहाफिज दस्तों की उन्होंने बहुत बेइज्जती की। यही वजह थी कि खलीफा अल मलिक अस्सालेह और उसके हवारी अमीर चोरों की तरह दमिश्क से भाग गए और अब लोग सुल्तान अय्यूबी पर जाने फिदा करने को बेताब थे। लोगों की इस जज्बाती कैफियत ने सुल्तान अय्यूबी का काम आसान कर दिया था। औरतों में कौमी जज्बा पहले से ही था, अब ये जज्बा दहकते अंगारे बन गया। जवां सा लड़कियों का एक वफ्द सुल्तान अय्यूबी के पास गया और ये अर्जदाश्त पेश की कि लड़कियों को महाज पर फौज के साथ भेजा जाए और उन्हें अस्करी तरबियत दी जाए। वो जख्मियों की मरहम पट्टी के अलावा लड़ना भी चाहती हैं। सुल्तान अय्यूबी ने उनके जज्बे को सराहते हुए कहा, मुझे जिस रोज तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम्हें घरों से निकाल लूंगा। अभी तुम्हारा महाज घर है। मैं तुम्हें घरों का कैदी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम माएं हो तो बच्चों को मुजाहिद बनाओ, अगर तुम बहनें हो तो भाइयों को इस्लाम के पासबान बनाओ। मैं तुम्हारी अस्करी तरबियत का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर ये न भूलना कि तुम्हें घरों का निजाम संभालना है। ऐसी चंद और बातें करके उसे जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने कहा, एक महाज और है जिस पर तुम काम कर सकती हो। तुमने सुना होगा कि हमने खलीफा के महल और अमीरों, वजीरों और हाकिमों के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं। उनकी तादाद 2-3 नहीं 200-300 है। हमने उन्हें आजाद कर दिया था। वो यहीं कहीं शहर में या गिरदो निवाह में होंगी। मालूम नहीं वो कहां कहां की रहने वाली थी और अब कहां कहां खराब होती फिर रही हैं। मैं इन जरा जरा से मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूं कि लड़कियों को तलाश करो। उनमें बहुत सी ऐसी होंगी जिन्हें खरीद कर या अगवा करके हरमों में दाखिल किया गया होगा। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि वो खुफिया कहबा खानों में चली जाएं, सराय में मुसाफिरों की खिदमत करें और जलीलो ख्वार होती फिरें। उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। उन्हें ढूंढो और उनमें खोई हुई इज्जत असर नौ पैदा करके उनकी शादियों का इंतजाम करो। लड़कियों ने इस मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने घरों के मर्दों की मदद हासिल कर ली और चंद दिनों में कई एक लड़कियां बरामद करके उन्हें अपने घरों में रखकर उनकी तरबियत शुरू कर दी। उन बदनसीब लड़कियों में सहर नाम की एक लड़की थी जिसे जबरदस्ती रक्कासा बनाया गया था। उसे एक अमीर के घर से बरामद करके रिहा किया गया था। उसने एक गरीब से घराने में पनाह ले रखी थी। इत्तेफाक से लड़कियों को पता चला तो उसे वहां से ले आई। उसने जब देखा कि दमिश्क की लड़कियां बाकायदा फौज की तरह काम कर रही हैं, तो उसकी सोई हुई गैरत बेदार हो गई और उसमें जज्बा इंतकाम भी पैदा हो गया। उसने लड़कियों को बताया कि उसके साथ की एक रक्कासा सराय के मालिक के पास है। सहर सराय के मालिक को जानती थी। उसने बताया कि ये आदमी सलीबियों का जासूस है। उसने एक तहखाना बना रखा है जहां फिदाई और सलीबी जासूस रातों को जाते हैं। रक्स होता है और शराब के मटके खाली होते हैं। सहर को भी एक रात वहां ले जाया गया था। उसने कहा, मैं उन जासूसों को पकड़वा सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहती। सराय के मालिक को उनके साथ अपने हाथों कत्ल करना चाहती हूँ, मगर ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती। तुम मेरा साथ दो। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। उसके मुताबिक एक शाम सहर पर्दे में सराय के मालिक के पास चली गई। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ।
सहर ने कहा, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाती, लेकिन शहर में पकड़ धकड़ हो रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भी पकड़े जाओगे। मैं एक गरीब से घराने में यतीम लड़की बनकर छुपी रही। अब हालात साफ हो गए हैं, तुम पर किसी ने शक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। सराय का मालिक उसे अपनी रक्कासा के पास ले गया। वो भी बहुत खुश हुई। उस शाम के बाद वो चंद रातें वहीं रही। उसने देखा कि खलीफा और अय्याश उमरा के चले जाने और सुल्तान अयूबी के इतने सख्त अहकाम के बावजूद सराय के तहखाने की रौनक वही थी। उसमें कोई फर्क नहीं आया था। मुसाफिर अपने कमरों में सो जाते थे तो तहखाने की दुनिया आबाद हो जाती। वहां अब भी सलीबी जासूस और फिदाई आते थे। शहर उनका दिल लुभाती रही और रातों को नाचती और उन्हें शराब पिलाती रही। ये लोग मुसाफिरों के बहरूप में सराय में आते थे। शहर ने यह भी देख लिया था कि रात को सराय के बाहर पहरे का इंतजाम भी होता है, ताकि कोई खतरा नजर आए तो तहखाने तक कबल अज वक्त इत्तला पहुंचा दी जाए। शहर को वहां कैद कर लिया गया। वो अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। वो दिल पर पत्थर रख कर वहां नाचती रही। वो मायूस हो गई थी कि वो इंतकाम लेने आई थी मगर कैद हो गई। उसने किसी पर अपनी मायूसी का इजहार न होने दिया। इससे ये फायदा हुआ कि वो लोग उस पर एतबार करने लगे। बाज राज की बातें भी उसके सामने कर गुजरते। एक रात तहखाने की महफिल में एक सलीबी जासूस ने सराय के मालिक से कहा, हम इन 2 लड़कियों से उकता गए हैं, कोई नई चीज लाओ। शहर और दूसरी रक्कासा भी वहीं थी। दूसरी रक्कासा को तो अफसोस हुआ होगा, शहर को उम्मीद की एक किरण नजर आ गई। सराय के मालिक ने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसी फजा पैदा कर दी है कि अब दमिश्क में कोई और रक्कासा या कोई नई चीज नहीं मिल सकेगी। शहर ने कहा, मिल क्यों नहीं सकेगी? जिन नाचने गाने वालियों को अमीरों के घरों से पकड़कर आजाद किया गया था वो अभी यही हैं। मेरी तरह वो भी छुपी हुई हैं। अगर तुम लोग मुझे 2-3 रोज के लिए बाहर जाने दो तो मैं उन्हें पर्दादार खवातीन के भेष में यहाँ ले आऊंगी। शहर को उस वक्त तक काबिल एतमाद समझ लिया गया था। उन्होंने उसे इजाजत दे दी और कुछ रकम भी दी। सुबह हुई तो शहर पर्दे में बाहर निकल गई। 4-5 रोज के बाद सराय के चोर दरवाजे से 8 मस्तूरात दाखिल हुई और सराय के मालिक के कमरे में चली गईं। मस्तूरात ने बुर्कानुमा लिबादे ओढ़ रखे थे जिनमें उनके चेहरे छुपे हुए थे। कमरे में आकर सबने निकाब उठा दिए। सराय के मालिक ने आंखें मलकर उन्हें देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये सब जवान लड़कियां थीं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत। उनके साथ शहर थी। उसने बताया कि इनमें से कौन किसके पास थी और ये भी बताया कि उनका रक्स देखकर और गाना सुनकर तुम पर मदहोशी तारी हो जाएगी। उसने कहा, आज रात अपने तमाम दोस्तों को तहखाने में बुला लो। सराय का मालिक पागलों की तरह उठ दौड़ा। वो अपने साथियों को रात तहखाने में आने को कहने गया था। शहर लड़कियों को दूसरी रक्कासा के पास ले गई। वो रक्कासा उन्हें देखकर हैरान हुई कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। उस रक्कासा ने एक लड़की के साथ अपने मखसूस इस्तिलाहों में बात की तो वो लड़की जरा झिप गई। शहर ने उसे कहा, ये डरी हुई हैं, मैं इन्हें जमीन के नीचे से निकाल कर लाई हूँ। रात को इनका फन देख कर तुम समझ जाओगी कि ये कौन है और कहां से आई हैं। वो रक्कासा मुतमईन न हुई। उसे कुछ शक होता या न होता, उसे ये अफसोस जरूर था कि इन लड़कियों के सामने उसकी कदर व कीमत खत्म हो गई है। उसने शहर को अपने कमरे में ले जाकर कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये नई लड़कियां हैं और खूबसूरत भी। इनके मुकाबले में हम दोनों बहुत पुरानी नजर आएंगी। हमारी कीमत इतनी गिर जाएगी कि ये लोग हमें पुराने सामान की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम इन्हें कहां से लाई हो, क्यों ले आई हो? तुमने बहुत बड़ी गलती की। शहर ने कहा, मैं दरअसल अपनी मुशक्कत कम करना चाहती हूँ। इनके आ जाने से हम दोनों का काम कम हो जाएगा। दूसरी रक्कासा उसकी ये दलील नहीं मान रही थी। शहर के पास और कोई दलील नहीं थी जिससे वो उसे मुतमईन करती। दोनों में तकरार हो गई। दूसरी रक्कासा गुस्से में आ गई और बोली, मैं सराय के मालिक से कहूंगी कि ये लड़कियां नाचने वाली नहीं, ये इस्मत फरोश लड़कियां हैं जिन्हें इस नाजुक जगह नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तहखाने के राज को खतरे में डाल सकती हैं। इन नौजवान लड़कियों का क्या भरोसा। ये रक्कासा बहुत तजुर्बाकार और चालाक थी। उसने शहर की जबान बंद कर दी, फिर भी शहर उसकी बात नहीं मान रही थी। उस रक्कासा ने आखिर ये धमकी दी, अगर तुम इन्हें यहाँ से चलता नहीं करोगी तो मैं यहाँ आने वालों को ये कहकर यहाँ आने से रोक दूंगी कि तुम इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए इन लड़कियों का जाल फैला रही हो। शहर परेशान हो गई। दूसरी रक्कासा गुस्से में बाहर जाने को उठी और दरवाजे की तरफ चली। शहर ने बड़ी फुर्ती से अपनी कमीज के नीचे हाथ डाला और कमरबंद से खंजर निकालकर दूसरी रक्कासा की पीठ में घोंप दिया। वो जख्म खाकर घूमी तो शहर ने खंजर उसके दिल में उतार दिया और दांत पीस कर कहा, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहती थी, बदबख्त, तुझे भी मेरे ही हाथों मरना था। उसने उसी के कपड़ों से खंजर साफ किया, रक्कासा की लाश पर उसके पलंग से बिस्तर उठाकर फेंक दिया और दरवाजा बाहर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। अपने खून आलूद कपड़े बदले और खंजर कमरबंद में उड़स कर कमीज के नीचे छुपा दिया।
रात सराय के मालिक के अलावा 6 आदमी तहखाने के उस कमरे में आए जहां रक्स और शराब का दौर चला करता था। सराय के मालिक ने सहर से दूसरी रक्कासा के मुतालिक पूछा तो सहर ने नफरत के लहजे में कहा, वो लड़कियों को देखकर जल भुन गई थी। वो अपने आप को इन सबसे ज्यादा हसीन समझती है। आज रात वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा है, महफिल के रंग में भंग डालेगी। सराय के मालिक ने कहा, लानत भेजो, कल उससे निमट लूंगा, उसे पड़ी रहने दो अपने कमरे में। सहर ने उन 6 आदमियों से कहा, इन लड़कियों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनका लिबास तुम सबके जिम्मे है। आज रात वो जिन कपड़ों में हैं उन्हीं में तुम्हारे सामने आएंगी। उन्होंने जब लड़कियों को देखा तो भूल ही गए कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियां चेहरों से पेशावर नाचने वालियां लगती ही नहीं थीं। उनके चेहरे तरोताजा और मासूम थे। उनके बालों को भी नहीं सजाया गया था। उनकी कोई हरकत जाहिर नहीं करती थी कि ये पेशावर हैं। उनका अंदाज सीधा सादा सा था। सहर ने उन्हें कहा कि अपने मेहमानों को शराब पेश करो। वो जब सुराहियों से प्यालों में शराब उंडेलने लगी तो एक आदमी ने एक लड़की को छेड़ा। लड़की बिदक कर पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उस आदमी ने कहा, सहर, इन्हें कहां से लाई हो? ये किसके पास थी? सहर ने कहका लगाया और बोली, अपना फन भूल गई हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का खौफ है जो इन सब पर तारी है, अभी खुल जाएंगी। एक ने तंजिया कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारे जाल में वो अब आया है, हम उसे उसी के अमीरों और सालारों से मरवाएंगे। उसने अपने एक साथी के कंधे पर हाथ मारकर कहा, इसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खून का प्यासा है, जानती हो इसे? ये हसन बिन सबाह की उम्मत से है, फिदाई। उसने एक लड़की के गाल पर हल्की सी थपकी देकर कहा, अय्यूबी का खौफ दिल से उतार दो, वो चंद दिनों का मेहमान है। थोड़ी ही देर के बाद शराब रंग दिखाने लगी और रक्स की फरमाइश हुई। लड़कियां सुराहियों और प्यालों को इधर उधर करती और भरती उन 6 आदमियों के पीछे हो गईं। अचानक से अपने कमीजों के नीचे हाथ डाले, खंजर निकले। सहर ने भी खंजर निकाल लिया। उसने सराय के मालिक के ऊपर वार किया और दूसरियों ने 6 आदमियों को पै दर पे वार करके लुढ़का दिया। किसी को भी संभलने की मोहलत न मिली। सहर हर एक पर वार किए जा रही थी जैसे पागल हो गई हो। उसने इंतकाम ले लिया था। ये 6 लड़कियां शरीफ घरानों की बेटियां थीं जो सुल्तान अय्यूबी के पास अर्जदाश्त लेकर गई थीं कि वो मर्दों के दोष बदोश लड़ना चाहती हैं। उन्होंने ही सहर को एक गरीब घराने से बरामद किया था। उसने जब लड़कियों को जंगी पैमाने पर काम करते देखा तो उसे सराय के मालिक का ख्याल आ गया। उसने लड़कियों को बता दिया कि सराय का तहखाना जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा है। उन लड़कियों की मदद से वो उन्हें पकड़वाना चाहती थी, मगर वहां गई तो सराय के मालिक ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। जासूसों की इस फरमाइश पर कि नई लड़कियां लाओ, उसे मौका मिल गया। उसे नई लड़कियां लाने की इजाजत मिल गई। उसने उन लड़कियों से जिक्र किया और कहा कि वो नई लड़कियां बनकर चलें और उन आदमियों को खत्म किया जाए। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने स्कीम बनाई और उसके साथ चली गईं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उन आदमियों को अपने जाल में फांस कर गिरफ्तार कराया जाए। अगर उन्हें गिरफ्तार कराया जाता तो उनसे बड़ी कीमती मालूमात हासिल की जाती और उनसे निशानदही करवा के उनके कई और साथी पकड़वाए जा सकते थे। मगर लड़कियां जोशीली और जज्बाती थीं। वो इतना ही जानती थीं कि दुश्मन को हलाक किया जाता है। वो अपने जज्बा जिहाद की तस्कीन करना चाहती थीं और सहर का सीना जज्बा इंतकाम से फट रहा था। वो उन्हें अपने हाथों से कत्ल करने को बेताब थी। उसने दूसरी रक्कासा को इसीलिए कत्ल किया था कि उन लड़कियों की असलियत बेनकाब होने का खतरा पैदा हो गया था। उनकी असलियत तो बेनकाब हो ही चली थी। उन्हें इस किस्म की गलीज महफिल के तौर तरीकों और शराब पिलाने के अंदाज से वाकफियत ही नहीं थी। उन्होंने बर वक्त खंजर निकाल लिए और अपने मकसद में कामयाब हो गईं। वो सब चोर दरवाजे से निकली और अपने ठिकाने पर पहुंच गईं। उनकी रिपोर्ट पर कुछ देर बाद फौज ने सराय पर छापा मारा और तहखाने में गए। वहां लाशें पड़ी थीं। तहखाने के कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे से दूसरी रक्कासा की लाश बरामद हुई और सराय के मालिक के कमरे से कई एक सबूत मिले कि ये लोग जासूस और तखरीबकार थे। मगर आने वाला वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सल्तनत इस्लामिया के लिए तारीख के सबसे बड़े खतरे ला रहा था और सुल्तान अय्यूबी दिन रात जंगी मंसूबाबंदी और फौज की ट्रेनिंग में मसरूफ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।